ज्ञातारं वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ राजवार्थ के आधार से यहाँ हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें पहले अध्याय के 20वें सूत्र की चर्चा करते हुए श्रुत के भेद बतलाए जा रहे थे। श्रुत शब्द का प्रयोग यहाँ ज्ञान के अर्थ में है, इसलिए कोई ऐसा न समझे कि इतने प्रकार के पूर्व हैं तो इतने प्रकार के शास्त्र होते होंगे, इतने प्रकार के अंग हैं तो आचारांग नाम का कोई ग्रंथ होता होगा, ऐसा नहीं है। मैंने आचारांग मतलब आचरण शास्त्र की चर्चा, ठीक है ना। इसी तरह से जो पूर्व कहे हैं, जिसमें हमने कल तक 10वां पूर्व जिसका नाम विद्यानुवाद नामक पूर्व है उसकी बात की थी। उसका भाव क्या समझना चाहिए हमारे को? उसका भाव ये है विद्याओं का ज्ञान, ज्ञान का वह स्तर, ज्ञान का वह लेवल, ज्ञान के क्षयोक्षम का इतना उघाड़ या इतना विकास कि जिसमें अनेक विद्याएं स्वयमेव प्रकट हो जावे, उसका नाम समझना चाहिए विद्यानुवाद नाम का पूर्व। ऐसा नहीं है कोई ऐसा शास्त्र होता होगा कि साहब हमने 11 अंग और 9वें पूर्व को तो पढ़ लिया, अब 10वां पूर्व पढ़ रहा हूं मैं, तब जाकर के मेरे को 10 पूर्व का ज्ञान होगा। ऐसा नहीं है। मतलब ये बहुत इस तरह की भ्रांति रहती है। लोगों को ऐसा लगता है कि साहब आपने आचारांग पढ़ा है। आचारांग कोई पढ़ने की चीज? आचारांग मतलब ज्ञान का इतना लेवल जिसमें उस स्तर तक का ज्ञान होता हो, वो आचारांग के ज्ञाता है। जैसे मान लीजिए ज्ञान का क्षयोक्षम घटता चला गया और घटते घटते द्वादश अंग के पाठी थे, वो 10 अंग के पाठी रह गए, 5 अंग के पाठी रह गए, एक ही अंग के पाठी रह गए, एक अंग में से भी एक पूर्व का ही ज्ञान रह गया। तो ये जो चर्चाएं हैं घटते घटते, ये सारी की सारी चर्चाएं क्या है? क्षयोक्षम के घटने की है, बुद्धि के घटने की है। और इसको यदि अपन काल सापेक्ष ले लें तो कह सकते हैं अवसर्पणी काल चल रहा है, इसलिए क्षयोक्षम का ह्रास होते होते ये सब चीजें चर्चा का विषय नहीं रही। अब जैसे समझिए आप आज के समय में बात करें हम, तो अब आचारांग ये जैसे द्वादशांग की बात कर रहे हैं, तो मुझे बताइए समय सार द्वादशांग में कौन सी जगह पर है? फिर समय सार यदि किसी स्थान पर है तो मैं आपसे पूछता हूँ गोमठ सार कहाँ है, फिर नियम सार कहाँ है, फिर तत्वार सूत्र कौन से स्थान पर है, फिर द्रव्य संग्रह का क्या होगा, फिर त्रिलोक सार कौन सा अंग है, फिर चैड़ाला कौन सा अंग है। वो कितनी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो फिर साहब ये तो है ही नहीं द्वादशांग के अंदर। अच्छा, द्वादशांग में समय सार नहीं है, द्वादशांग में घूमट सार नहीं है, द्वादशांग में कर्मकांड नहीं है, द्वादशांग में त्रिलोक सार नामक ग्रंथ नहीं है। तो फिर आखिर है क्या चीज ये? मतलब मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ आप लोगों के सामने कि हम चूंकि यहाँ श्रुत ज्ञान पढ़ रहे हैं, इसलिए सबसे पहले अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बात क्या है आखिर। इन्होंने जो द्वादशांग के भेद बतलाए हैं उसमें सबसे पहले हमारा माइंड क्लियर तो हो कि आखिर ये द्वादशांग का मतलब क्या है। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि खिरी ओंकार रूप से। अब ओंकार रूप चलने वाली तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को गणधरों ने द्वादशांग में गूंथ दिया। अब द्वादशांग में गूंथ दिया, इसका मतलब क्या हुआ? द्वादशांग रच दिए। हमको तो पता है भगवान महावीर स्वामी ने अपने जीवन में एक शब्द भी नहीं लिखा था, उनके शिष्यों ने अपने जीवन में एक शब्द भी नहीं लिखा। इंद्रभूति गौतम समूह शरण में डायरी पेन लेकर के बैठते होंगे, नोटबुक लेकर के बैठते होंगे कि तीर्थंकर परमात्मा जो भी बोल रहे हैं उनमें से नोट करो भी, कोई चीज छूट नहीं जाए, पॉइंट्स नोट करना चाहिए अपने को। और ऐसे गणधर लोग बैठ करके उनमें से कुछ सेलेक्टेड बातें नोट कर लेते होंगे, फिर वो आगे पब्लिश हो जाती होगी, उनकी डायरी, उनके बोल, उनकी सूक्तियां। इस तरह का कोई प्रोसेस चलता नहीं है समूह शरण में। तो प्रैक्टिकली क्या चलता है? प्रैक्टिकली तो ओंकार में वाणी गिरती है ना, बाहर सभाएं लगी हुई है,
मनुष्य गति के जीव हैं, त्रियंच गति के जीव हैं, 4 प्रकार के देव हैं, 4 प्रकार की देवांगनाएं हैं, मुनिराज हैं, ठीक है ना, त्रियंच है, आर्यिकाएं हैं। तो देखिए आप इन 12 सभाओं में अब जो गणधर हैं मुनिराज के कोठे में जहाँ बैठे हुए हैं, मुनिराज वाले कॉलम में जो बैठे हुए हैं, वे वहाँ बैठकर द्वादशांग की रचना करते हैं। ऐसा आगम का वाक्य है, शास्त्र में ऐसी बात आती है, द्वादशांग की रचना गणधर करते हैं। अब उसका मतलब ये है कि देखिए कि टॉपिक्स डिसाइड करते हैं। गणधर परमात्मा क्या करते हैं, टॉपिक्स में उस चीज को सेलेक्टेड कि भाई ये अनुयोग संबंधी है, ये इसमें चला जाएगा, ठीक है ना। ये अनुत्तरों की इसमें दशा है, इसको अनुत्तरोपातिक दशा कह दो। मुनिराजों ने उपसर्ग की सहन किया, बर्दाश्त किया, और उपसर्ग के काल में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अंतःकृत केवली है, ऐसे 10 लोगों की चर्चा जिसमें वो उसे अंतःकृत दशांग नामक अंग कह दिया। कुछ विशिष्ट पदार्थों की तुलना करके, समानता देख करके एक ही जगह पर एकत्रित कर दिया, वो समवायांग हो गया। न ऐसा कोई लिपिबद्ध नहीं है पर्टिकुलर इस तरह के टॉपिक्स, मतलब ऐसा समझ लीजिए द्वादशांग में 11 अंग या 12 अंग और उनके जो पूर्वाधिक जो भेद बतलाए गए हैं, इनमें जितने प्रकार के टॉपिक्स दिए गए हैं उन सबका ज्ञान होना चाहिए। देखिए ये बात तो शिक्षा से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति जानता है, थोड़ा बहुत भी जो पढ़ा हुआ है व्यक्ति वो इस बात को बराबर समझता है कि जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों के कोर्स में पुस्तकें होती है, बुक्स होती है, आगे ऊपर चलने के बाद में बुक्स नहीं होती, फिर टॉपिक्स होते हैं। एमए की क्लास में कोई बुक्स नहीं है, हाँ रिकमेंडेड जरूर होंगी कि आप इसका सहारा ले सकते हैं इसका, लेकिन टॉपिक्स होते हैं सिलेबस में। उन टॉपिक्स में क्या होगा, अब उस टॉपिक से रिलेटेड आप जितनी बुक्स देख सको, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जहाँ जहाँ मिले, जो जो चर्चा मिले, जैसे मान लीजिए एक चैप्टर आपका कबीर के बारे में है, तो कबीर दास जी से रिलेटेड आपको जहाँ जो चीज़ मिलती है उन सबका ज्ञान आपको होना चाहिए, किसी किताब से बन करके नहीं चलते। तो देखिए आप एमए की पढ़ाई में भी जब टॉपिक्स होते हैं, बुक्स नहीं होती है, फिर पता है वहाँ उन लोगों की भाषा क्या होती है, प्रोफेसर्स की भाषा क्या होती है, वे क्या कहते हैं। आपने न्यूटन को पढ़ा है, डेकार्ट को पढ़ा है आपने, लाइबनिज, ह्यूम, कांट, आपने इनको पढ़ा है, अरस्तु को पढ़ा है, सुकरात को पढ़ा है, प्लेटो को पढ़ा है आपने। वो कैसी बात करते हैं, उनकी भाषा किस तरह की होती है, ये नहीं आपने ये बुक पढ़ी है। कबीर पढ़ा है आपने, कबीर पढ़ाएगा मतलब कबीर अब ओवरऑल सब आ गया उसमें, उसका साहित्य, उसका जीवन, उसका व्यक्तित्व, कर्तृत्व, सब कुछ। आपने श्रीमद जी को पढ़ा है, गुरुदेव को पढ़ा है आपने। अब गुरुदेव को पढ़ने का मतलब किसी एक किताब को पढ़ने से नहीं है, गुरुदेव की शैली किस प्रकार की थी, गुरुदेव का चिंतन किस प्रकार का था, गुरुदेव का प्रतिपादन किस प्रकार का था, कि कौन कौन से ग्रंथों का किस तरह से उन्होंने मर्म निकाला, वो चीज पढ़ने का नाम है गुरुदेव को पढ़ना। अब द्वादशांग को पढ़ने का मतलब क्या है, द्वादशांग को पढ़ने का मतलब भी यही है, कितने प्रकार के टॉपिक बतला दिए यहाँ। आत्म प्रवाद की चर्चा कर ली, कर्म प्रवाद की चर्चा कर ली, प्रत्याख्यान प्रवाद की चर्चा कर ली, सत्य की चर्चा कर ली, मत मतांतरों की चर्चा कर ली, विपाक सूत्र की चर्चा कर ली, सब बातें आ गई उसमें। द्वादशांग में कुछ ऐसा नहीं है जो छूट गया हो। तो उस तरह के टॉपिक्स और उस तरह की सारी बातें ज्ञान में कब रह सकती है, कि जब उसका उतना क्षयोक्षम हो। देखिए इसमें भी एक क्रमिक विकास है, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कोई जैसे 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी, मिथ्या दृष्टि है ना, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान जिसे है वो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि हो सकता है, रह सकता है। अब 9 पूर्व है ना, 11 अंग और 9 पूर्व, तो 14 पूर्वों में से कोई सी भी 9 पूर्व पढ़ ले तो 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान होगा कि नहीं होगा। पंडित जी, हाँ
हाँ, जिसको भावश्रुत ज्ञान हुआ है वो समझ सकेगा ना, क्योंकि आर्यन भगवान की वाणी तो भावश्रुत में आती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो भाव श्रुत की चर्चा चल रही है। ये जो बात हम कह रहे हैं ये भाव श्रुत के संदर्भ में ही कह रहे हैं। हाँ, लेकिन सब लोग तो नहीं समझ पाएंगे ना, जो भावश्रुत है वो ही समझ सकेंगे ना इसका। हाँ हाँ, भाव श्रुत का अर्थ ही समझ सकेंगे। लेकिन भाई बात हम ये कहना चाह रहे हैं, कोई व्यक्ति 11 अंग और एक पूर्व का ज्ञाता हो तो वो एक पूर्व अकेला विद्यानुवाद नहीं हो सकता। वो एक पूर्व उत्पाद पूर्व ही होगा, पहला पूर्व। जैसे कोई व्यक्ति जैसे इंद्रियों के संदर्भ में बात करते हैं ना, कोई व्यक्ति एक इंद्रिय है, कोई जीव एक इंद्रिय है। अब एक इंद्रिय का मतलब उसकी अकेली कर्णेंद्रिय होगी। एक इंद्रिय मतलब 5 इंद्रियों में से कोई भी एक। साहब ये एक इंद्रिय है, इसके अकेले चक्षु इंद्रिय है, कैसी बात करते हो? एक होती है तो स्पर्शन ही होती है, 2 होगी तो स्पर्शन के बाद में रसना ही होगी, 3 होगी तो स्पर्शन रसना के बाद में घ्राण ही होगी, उसका नाम है 3 इंद्रिय। 3 इंद्रिय का अर्थ ऐसा नहीं कि घ्राण चक्षु और कर्ण के 3 इंद्रियां हो गई। इसी तरह से 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञाता, 11 अंग 10 पूर्व का ज्ञाता, 11 अंग 11 पूर्व का ज्ञाता, 11 अंग 12 13 और 14 पूर्व का ज्ञाता। इसका अर्थ क्या है कि इसमें जो क्रम है वही क्रम लागू होगा, वही क्रम। उस क्रम को भंग करके किसी व्यक्ति को ज्ञान हो जावे, ऐसा नहीं हो सकता है। यदि इनको बुक्स के रूप में स्वीकार किया जाएगा तब तो कोई किसी भी बुक को पहले पढ़ लेगा, उसमें क्या दम है? ये बुक्स से रिलेटेड चीज नहीं है, ये इंटरनल क्षयोक्षम से रिलेटेड चीज है। क्षयोक्षम का उघाड़ होता है तो अंदर में ये ज्ञान प्रकट होता है इस प्रकार का। जैसे हमने कही ना, विद्यानुवाद पूर्व का ज्ञान होते ही एकदम अनेक विद्याएं प्रकट हो जाती है। 700 अल्प विद्याएं, 500 रोहिणी आदि महाविद्याएं ये प्रकट हो गई। कैसे प्रकट हो गई? अब बताओ, किसी का चेहरा देखते उसके भविष्य के बारे में बतला रहा है तो इसने कहीं शास्त्र में पढ़ा था तब बता पा रहा है, अंदर में प्रकट हो गया बस ज्ञान। चलिए, इस संदर्भ में अपन पूर्व यहाँ बात कर चुके हैं। देखिए आप, मैं इस प्रकरण थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। पेज नंबर 370 है ना, यही पुस्तक तत्वार्थ राजनीतिक 20वें सूत्र की टीका 317 नंबर बीच में पैराग्राफ चल रहा है। आत्म प्रभात से जो पैराग्राफ शुरू है, इस पैराग्राफ की 6 लाइनें अपन पढ़ चुके हैं। आगे देखें, अंतरिक्ष भूमि, ये लाइन भी पढ़ ली थी कल अपन ने। अंतरिक्ष भूमि अंग स्वर स्वप्न लक्षण व्यंजन और चिन्ह, ये 8 महानिमित्त हैं। यहाँ तक की बात हो गई है। आगे देखिए, क्षेत्र अर्थात आकाश कपड़े के ताने बाने की तरह ऊपर नीचे जो असंख्य आकाश प्रदेश पंक्तियां हैं उन्हें श्रेणी कहते हैं। अब देखिए, छोटी छोटी सी पारिभाषिक शब्द हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा अपने उपयोग में स्मृति पटल पर अंकित करते जाइए। श्रेणी किसे कहते हैं? बहुत जगह प्रयोग मिलता है, जगत श्रेणी। तो जगत श्रेणी किसे कहेंगे? कपड़े में जिस तरह से ताने बाने होते हैं ना, धागे उसके एक कोने से दूसरे कोने तक, उसी तरह से जो ऊपर नीचे असंख्यात आकाश प्रदेश की पंक्तियां हैं उन्हें श्रेणी कहते हैं। आकाशों की ऐसी श्रेणी, श्रेणी मतलब पंक्ति। श्रेणी शब्द का एक्चुअल में शब्दार्थ यदि हम देखें तो श्रेणी शब्द का अर्थ होता है पंक्ति। अब किसकी पंक्ति को श्रेणी कहें? जैसे आकाश के पंक्ति, आकाश की पंक्ति बोले तो आकाश तो एक ही है, तो आकाश के प्रदेशों की पंक्ति। अब प्रदेश सब एक दूसरे से जुड़े हैं, जॉइंट हैं सारे, सब एक कोने से दूसरे कोने तक जो आकाश के प्रदेशों की पंक्ति है उसे हम कहेंगे श्रेणी। अनंत आलोकाकाश के मध्य में लोक है। अभी
लोक की चर्चा कर रहे थे। बहुत संक्षेप में इन्होंने यहाँ कुछ पंक्तियों में 10-15 पंक्तियों में लोक के स्वरूप को समझा दिया। लोक कैसा है? अनंत आलोकाकाश के मध्य में लोक है। आलोकाकाश कितना है? 10 दिशाओं में अनंत है। 10 दिशाओं में, ऊपर नीचे और फिर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य, 4 दिशा, 4 विदिशा, ऊर्ध्व और अधो। इन 10 दिशाओं में जहाँ जिसका कहीं अंत नहीं है उसका नाम है अनंत, वो है आलोकाकाश। और उस अनंत आलोकाकाश के सबसे सेंटर में मध्य में है लोक। इस लोक में, इसमें ऊर्ध्वलोक मृदंग के आकार है, अधोलोक वेत्रासन के आकार तथा मध्य लोक झालर के आकार है। क्या कहा? तीनों का आकार बतला दिया। ऊर्ध्व तो कैसा है? मृदंग। मृदंग जानते हैं आप लोग? वाद्य यंत्र है एक जाने का। मृदंग के आकार का, ढोल जैसा समझ लीजिए आप। और अधोलोक वेत्रासन के आकार का, ये उसका हाफ पीस है। तथा मध्य लोक झालर के आकार है। यह लोक तनुवात वलय, तनु मतलब होता है पतला, वात मतलब होता है हवा और वलय मतलब होता है घेरा। तनुवात वलय, पतली हवा के घेरे से अंत में वेष्टित है और 14 राजू लंबा है। ये तो पूरे लोक की वृत्ति इन्होंने बतला दी। ये कैसा है लोक? अधोलोक किस प्रकार का है, मध्य लोक झालर के समान का है, ऊर्ध्वलोक मृदंग के आकार का है, और ये तीनों लोक कितने लंबे लंबे हैं? 14 राजू। यह प्रतर वृत्त है। ये क्या है? प्रतर वृत्त है। मेरु पर्वत के नीचे वज्र पृथ्वी पर स्थित 8 प्रदेश, मध्य प्रदेश लोक मध्य है, लोक के बीच में। कौन सी जगह है? मेरु पर्वत के नीचे प्रदेश है ये 8 प्रदेश। तो कभी सुना होगा ना आप लोगों ने, 8 प्रदेश। रोचक प्रदेश कहलाते हैं ये 8 प्रदेश, सेंटर प्रदेश हैं ये जो पंच परावर्तन वही ना? पंच परावर्तन जोड़ लो उसको आप पंच परावर्तन से, ऐसा कह सकते हैं। पंच परावर्तन की शुरुआत में जो क्षेत्र परावर्तन की शुरुआत है वो व्यक्ति वहीं से करता है प्रारंभ। क्षेत्र परावर्तन की शुरुआत लोक के मध्य, सेंटर, उन 8 प्रदेशों से ही इस जीव की होती है। बहुत महिमा नहीं है इनकी कोई। मैंने कुछ लोगों से इस तरह की चर्चाएं सुनी है जो सुनने योग्य नहीं है। अब सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं, चित्त में ऐसा लग रहा है, कह देता हूं लेकिन उसको याद नहीं रखना। माने ये रोचक प्रदेशों की बहुत महिमा गाते हैं लोग, तो कहते हैं यहीं से आत्मानुभव होता है और पता नहीं क्या क्या उटपटांग बातें करते हैं। ये ज्योतिपुंज है, सेंटर में है, ध्रुव है और बिल्कुल सारा आत्मा का कंट्रोल वहीं से होता है, पता नहीं क्या क्या उटपटांग बातें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आत्मा के सभी प्रदेश समान हैं, कोई प्रदेश छोटा बड़ा नहीं है। आत्मा में सभी प्रदेशों पर आत्मा के अनंत गुण मौजूद हैं, अनंत शक्तियां मौजूद हैं। किन्हीं प्रदेशों पर ज्ञान का विकास ज़्यादा हो और कहीं कम हो, ऐसा रंच मात्र भी नहीं है। अनुभव ये अपने उपयोग को उन 8 प्रदेशों पर ही केंद्रित करने पर होता हो, ऐसा भी नहीं है। लोगों में इस तरह की मिथ्या मान्यताएं कुछ दिखाई देती है। हाँ पंडित जी, हमने सुना था कि वो रोचक प्रदेश पे ही दृष्टि करना तो सम्यक दर्शन होता है।
वही मैं कह रहा हूँ कि वो कोई बात बराबर नहीं है। आपने जहाँ सुनी है, मैंने अभी लेटेस्ट में ही 10 लक्षण पर्व के दरमियान मैं अहमदाबाद था, नवरंगपुरा, और किन्हीं के यहाँ भोजन करने के लिए गया मैं, तो वहाँ मेरे सामने रुचक प्रदेशों की चर्चा उन्होंने छेड़ दी और ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बतलाई। मेरे से पूछा, मैंने कहा ऐसा तो नहीं है। फिर उन्होंने मेरे से कहा कि नहीं नहीं पंडित जी कैसे। मैंने कहा भाई मैंने जितना पढ़ा है आज तक मैंने, और जिनागम के विषय हैं, वैसे तो जिनागम अथाह है, इसलिए ऐसा कोई दावा भी नहीं किया जा सकता कि नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरा अध्ययन है पिछले 25 वर्षों का, मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ इस बात को कि भाई ये ऐसा नहीं है जिनागम में कहीं इस तरह की चर्चा। हमारे उन्होंने प्रमाण प्रस्तुत करने की बात कही कि हमने ऐसा सुना है, हमारे पास में प्रमाण है, किताब है। मैंने कहा ठीक है दिखाओ आप। प्रमाण ला करके दिखाने लगे हमारे को, तो उनमें कई ऐसी बातें दिखाई उन्होंने प्रमाण के रूप में कि द्रव्य संग्रह में आई है, और इस ग्रंथ में आई है, इस ग्रंथ में आई है, कई ग्रंथों के नाम। मैंने कहा भाई इन ग्रंथों के अंदर तो नहीं, धवला में आई है ऐसा ऐसा। फिर हमने वहाँ से फ़ोन लगाया ब्रह्मचारी बिमला बहन को, हमने वहाँ से फ़ोन लगाया ब्रह्मचारी यशपाल जी को, जिनकी पुस्तक पढ़ी थी ना ये अपन ने थोड़े समय पहले, गुणस्थान विवेचन पूरी पढ़ी है। और हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं अपने ग्रंथों के अंदर, अपने जैन दिगंबर जैन ग्रंथों के अंदर कहीं भी इस तरह की चर्चा नहीं आई है, इस तरह की लोग मिथ्या मान्यता रखते हैं और ऐसा उल्लेख कहीं भी नहीं है। तो मैंने कहा ये हम प्रामाणिक थे और नहीं है ऐसा। और कई लोगों ने हमसे इस तरह की चर्चा की। अरे अनुभव किसी क्षेत्र विशेष का नहीं होता है, वो घूमते हैं तो पूरे घूमते हैं। ऐसा नहीं कि 8 प्रदेश घूमते नहीं हैं और बाकी सब घूमते हैं। सिर्फ 8 प्रदेशों को आधार रख करके बाकी सब घूमते हैं, 8 तो स्थिर रहते हैं। अरे स्थिर तो किसी अपेक्षा से कहा गया है भाई। मान लीजिए किसी सर्किल या चक्के को धुरी पर रख करके घुमाया जाए तो उसकी धुरी घूम रही है या नहीं, उसका सेंटर पार्ट घूम रहा है या नहीं। जिस पे अटका रखा है वो नहीं, हम तो पूरे पूरे तत्व की बात कर रहे हैं। आप यदि उसमें कॉर्नर्स पर, लेफ्ट राइट कॉर्नर्स के ऊपर यदि आप कुछ निशान लगाएंगे तो वो निशान आपको घूमता हुआ दिखाई देगा, और सेंटर में बिल्कुल जिस जगह पर है वहां देखेंगे तो आपको लगेगा वहां का वही है। टुकड़े थोड़ी ना हो गए हैं। कीली अलग हो और उसके ऊपर घूमने वाला अलग हो, तो 8 प्रदेश कीली के समान और घूमने वाला आत्मा अलग हो तो पीस ही अलग अलग हो गए। 8 प्रदेश कोई टूट करके अलग अलग नहीं हो गए हैं। उन 8 प्रदेशों सहित ही पूरा आत्मा इस शरीर में घूमता है, ऐसा है। ठीक है ना। तो ये कह रहे मेरू पर्वत के नीचे हैं वो 8 प्रदेश। तो ये तो लोक के सेंटर की बात कही है, और उसमें कहाँ महिमा की बात है, बस है, होता है, उसका ज्ञान कराए। लोक का सेंटर कहाँ है, लोक का केंद्र बिंदु कहाँ है, वो जान लो आप। इस जगह से लोग ऊपर भी 7 राजू है, इस जगह से नीचे भी इस प्रकार का है 7 राजू है। 14 राजू का है ना, तो 14 राजू का सेंटर कहाँ है इस लोक का? वज्रा पृथ्वी पर, चित्रा पृथ्वी के नीचे, मेरू पर्वत की जड़ के नीचे, लोक मध्य से ऊपर, लोक मध्य से। अब लोक मध्य बतलाया नहीं, मध्य प्रदेश लोक मध्य, लोक का सेंटर है। वहां से ऊपर ईशान स्वर्ग तक 1.5 रज्जु, लोक सेंटर से शुरू करें तो 1.5 रज्जु में मध्य लोक प्लस सौधर्म और ईशान स्वर्ग आ गया। फिर और ऊपर चलो, शांत कुमार और महेंद्र 2 स्वर्ग और जोड़ लो तो वहां तक 3 रज्जु हुआ है। कहाँ से? कि मध्य लोक से, लोक के मध्य से, उन्हीं 8 प्रदेशों से काउंटिंग शुरू की है। तब ये रज्जु और राजू में क्या फर्क है? रज्जु और राजू एक ही बात है, शब्द भेद है बस। ठीक है ना। रज्जु कहें या राजू कहें एक ही चीज है। राजू का अर्थ होता है असंख्यात योजनों का एक प्रमाण, परिमाण। माने एक राजू कितना बड़ा है कि उस एक राजू में
असंख्यात योजन होते हैं, इतना बड़ा है। आप देखिए थोड़ा सा आगे चल करके कहीं राजू भी कह दिया है इन्होंने, कहीं कहीं रज्जु की जगह राजू शब्द का भी प्रयोग कर दिया है। ब्रह्मलोक तक 3.5। अब देखिए पहले दूसरे, अब मैं इसको एक बार पहले पैराग्राफ पढ़ देता हूँ, फिर आप लोगों को बतला देता हूँ एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। पढ़ लूँ पहले मैं 2-3 लाइनें। हाँ जी। मध्य लोक, मध्य से ऊपर ईशान स्वर्ग तक 1.5 रज्जु, महेंद्र स्वर्ग तक 3 रज्जु, ब्रह्मलोक तक 3.5 रज्जु, कापिष्ट तक 4 रज्जु, महाशुक्र तक 4.5 रज्जु, सहस्त्रार तक 5 रज्जु, प्राणत तक 5.5 रज्जु, अच्युत तक 6 रज्जु और लोकांत तक 7 रज्जु है। ये ऊर्ध्व लोक की इन्होंने यहाँ तक बात बतलाई है। अब इसमें बतला दूं क्या है स्थिति। देखिए मध्य से लेकर ऊर्ध्व लोक की ऊंचाई 7 रज्जु है ना, नीचे की भी 7 है। अभी हम ऊपर ऊपर की बात पढ़ी है अपन ने। ऊपर की जो 7 रज्जु दूरी कही गई है वो 7 रज्जु किस प्रकार से है, तो कहा पहला दूसरा स्वर्ग 16 स्वर्ग है ना, इतना तो आप लोग सब जानते ही होंगे। स्वर्ग 16 हैं और 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रेव्यक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर आदि है, सर्वार्थ सिद्धि आदि सब। तो इनमें से शुरू के 2 स्वर्ग 1.5 रज्जु में और उसके बाद वाले 2 वो भी 1.5 रज्जु में, मतलब सौधर्म ईशान, शांत कुमार, महेंद्र, ये तो 1.5 रज्जु में हो गए। और ऊपर के जितने भी स्वर्ग हैं वो सब आधे आधे रज्जु में। 16 स्वर्ग है ना, देखिए इसको ऐसा समझिए आप, 16 स्वर्ग हैं, क्योंकि 16 स्वर्ग जोड़े से हैं तो 8 जोड़े हो जाएंगे। क्या कहा, 16 स्वर्ग है ना, तो पहला दूसरा एक साथ, तीसरा चौथा एक साथ, 5वां छठा एक साथ, 7वां 8वां एक साथ, ठीक है। इस तरह से 16 कितने में बट गए, 8 में बट गए। फिर 16 स्वर्ग से ऊपर कुछ और है। तो अब ये जो 8 में बट गए ना, इनमें से प्रारंभिक 2 युगल 3 रज्जु में और बाकी के जितने भी युगल हैं वो सब 3 रज्जु में। 8 युगल में से प्रारंभिक 2 युगल निकाल दो तो अब कितने युगल बच गए, 6 बचेंगे ना। 8 युगल हैं कुल, युगल मतलब समझ गए ना, जोड़ा। 8 युगल में से 16 स्वर्ग के 8 युगल, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, इस तरह से 2 मिलकर के 16, 8 है ये। अब इन 8 में से जो पहला दूसरा है और तीसरा चौथा है, ये 2 युगल हो गए, ये 1.5 रज्जु में। तो 3 रज्जु के अंदर तो निपट गए 4 स्वर्ग। और बाकी के जो 6 युगल बचे हैं वो सारे के सारे 6 युगल आधे आधे रज्जु के हैं, तो 3 रज्जु में बाकी सब निपट जाएंगे। तो कितने हो गए, 3 रज्जु में 2, रज्जु में 4 स्वर्ग और 3 के अंदर बाकी के 12 स्वर्ग, 6 हो गए कुल। पेपर पेन पे लिखेंगे आप तो ख्याल में आ जाएगी स्पष्ट बात, 6 हो गए। और फिर उस 6 के बाद में अब 16 स्वर्ग के ऊपर जितना भी है वो सब 1 रज्जु में। तो इस तरह से कितने हो गए टोटल, 7 रज्जु में या 7 राजू में ये पूरा का पूरा ऊर्ध्वलोक आ गया, बराबर। अब अधोलोक देखिए आप क्या है स्थिति। चले नीचे, कौन जाना चाहेगा, कोई हाँ नहीं करता है। ऊपर जाने की बात करो तो सब तैयार हैं स्वर्ग में जाने के लिए, और अधोलोक में नरक जाने की बात करो तो एक भी व्यक्ति के मुंह से हाँ नहीं निकलती है। क्या कहें, चलो कोई बात नहीं, हमें तो चलना है। लोक मध्य से नीचे, लोक मध्य से नीचे मतलब वज्रा पृथ्वी के बाद, चित्रा पृथ्वी के नीचे से, ठीक है ना। वो जो मध्य प्रदेश है ना, उन प्रदेशों के लिए शब्द दिया है लोक मध्य। यहाँ से नीचे शर्करा प्रभा तक 1 रज्जु,
शर्करा प्रभा बोले तो दूसरे नरक का नाम है। पहले नरक का नाम है रत्न प्रभा, दूसरे का नाम है शर्करा प्रभा। ठीक है, तो क्या कहा, शर्करा प्रभा तक एक रज्जु, फिर पांचों नरक क्रम से एक एक रज्जु है। मैंने देखिए यहाँ से नीचे जाना शुरू किया, अब मैं आपको दिखा तो नहीं सकता, आप लोग अपनी कल्पना में देखें विकल्पों में, वहाँ से हम नीचे उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं, पहले नरक के बॉटम में आ गए, और नीचे बढ़े और नीचे बढ़े और नीचे बढ़े, फिर अंतराल है पहले और दूसरे नरक के बीच में बहुत बड़ा। उस गैप को पूरा करने के बाद में हम दूसरे के नीचे बॉटम तक पहुंच गए, उसके पैंदे तक। तो भाई यहाँ तक एक राजू पूरा हो गया अधोलोक का। अब यहाँ से नीचे उतरो, अब तीसरे के नीचे तक, मतलब दूसरे के नीचे से तीसरे के नीचे तक फिर एक राजू, फिर वहाँ से चौथे के नीचे तक फिर एक राजू, फिर वहाँ से पांचवे के नीचे तक फिर एक राजू, वहाँ से छठे के नीचे तक फिर एक राजू, वहाँ से सातवें के नीचे तक फिर एक राजू। तो कितने हो जाएंगे? तो इन्होंने आगे लाइन दी है, इस प्रकार सातवें नरक तक 6 राजू होते हैं। सातवें तक 6 हो जाएंगे, क्योंकि पहले और दूसरे के नीचे तक था पहला राजू, तो 7 के अंदर 6 राजू हो जाएंगे 7 नरक में। और फिर लोकांत तक एक राजू, इस प्रकार 7 राजू हो जाते हैं। घनोदधि वात वलय, घन वात वलय और तनु वात वलय, इन 3 वात वलयों से यह लोक चारों ओर से घिरा हुआ है। इस लोक को चारों तरफ से इन वात वलयों ने घेर रखा है। अधोलोक की दिशा और विदिशा में तीनों वात वलय 20-20 हजार योजन मोटे हैं। कहाँ पर? अधोलोक की दिशा में और विदिशा में, अधोलोक के नीचे सब तरफ से जो वात वलय हैं 20-20 हजार योजन मोटाई वाले हैं। और फिर उसके बाद में इन्होंने क्रमशः घटने की बात कह दी। इन वास्तव में सामने चित्र रख करके यदि हम लोग देखें ना, तभी वो चीज़ अपन आसानी से अपने गले उतर सकती है। अब आप लोग उसको कितना पकड़ पा रहे होंगे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। खैर जो भी है, आप लोग कोशिश करें उस बात को अपने गले उतारने की, आसानी से समझ में आएगी। लोक का नक्शा अपने उपयोग में लाएं। जैसे उपयोग में लोक का नक्शा आ गया, 3 लोक का नक्शा तो जानते हैं ना आप लोग, जैन प्रतीक के नाम से जिसे कहा जाता है। अब उस नक्शे में सबसे सब तरफ यदि देखते हैं तो हमारे को 3 रेखाएं दिखाई देती है, वो वात वलय हैं। हवा के घेरे ने उन्हें चारों तरफ से घेरा हुआ है। अब इनमें सबसे बॉटम में क्या है स्थिति? वहाँ क्या स्थिति है? 20,000 योजन, 20,000 योजन और 20,000 योजन, इतने मोटे वो वात वलय हैं। और फिर उसके बाद में क्रमशः तीनों वात वलय मध्य लोक की 8 दिशाओं में 5, 4 और 3 योजन मोटे रह जाते हैं। ऊर्ध्व लोक में बढ़कर ब्रह्मलोक के 8 दिशाओं में 7, 5, 4 योजन मोटे हो जाते हैं। और फिर और ऊपर क्रमशः घटकर तीनों वात वलय 5, 4, 3 योजन मोटे रह जाते हैं। ये ऊपर नीचे गोल डंडे के समान हैं। ऊपर और नीचे किस प्रकार के हैं ये वात वलय? तो इनका आकार किस तरह का है? बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, गोल डंडे के समान है। लोकाग्र के ऊपर ये क्रमशः 2 गव्युति, एक कोश के अर्थ में ही है, और कुछ कम 1 कोश प्रमाण विस्तार वाले हैं। ये लोक के ऊपर की बात कह दी। लोक के ऊपर का विस्तार कितना है? लोकाग्र के ऊपर, लोक के ऊपर, ऊर्ध्व लोक, अधोलोक में तो कह दिया था नीचे 20-20 हजार योजन मोटाई वाले, और ऊपर कह दिया कितना? 2 कोस, 1 कोस और 1575 धनुष। कुछ कम 1 कोस कहा है ना, ये 1575 धनुष है।
नीचे कलकल पृथ्वी के नीचे क्रमशः 7, 5, 4 योजन विस्तृत है। नीचे लोक भूमि में चौड़ाई 7 राजू है। अब नीचे से चौड़ाई, हाइट तो पूरी बतला दी थी 14 राजू, अब चौड़ाई की बात कर रहे हैं वो किस प्रकार से है। मैं इसको पढ़ देता हूँ 2-3 मिनट में, आज थोड़ा सा समय कम भी होगा, आपके आगे क्लास होगी इसके बाद में एक और। हम थोड़ा सा लेट थे ना आज, हाँ, कुछ लेट शुरू किया। हाँ, कुछ है नहीं, इसके बाद टाइम है आज। अच्छा, तो भी मैं 5 मिनट में ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। देखिए, नीचे कलकल पृथ्वी के नीचे क्रमशः 7, 5 और 4 योजन विस्तृत है। नीचे लोक मूल में चौड़ाई 7 राजू है। अब लोक के नक्शे में देखिए आप, हाइट तो 14 हो गई थी, अब नीचे से विस्तार कितना है, लेफ्ट राइट देखना है अपने को उस नक्शे में। उस नक्शे में लेफ्ट राइट चौड़ाई कितनी है, 7 राजू। फिर मध्य लोक में 1 राजू, सेंटर तक आ जाओ बिल्कुल, मध्य लोक तक कितनी रह गई, 1 राजू। फिर ब्रह्म लोक में 5 राजू, बढ़ते बढ़ते बीच में 5 राजू हो गई। और लोकाग्र में अर्थात लोक के शिखर पर, टॉप पर हम पहुंच गए ऊपर, वहां 1 राजू है। अब जो नीचे विस्तार दिया है ये सिर्फ पढ़ करके सुनाने जैसा है। जैसे देखिए, क्रम से घटाया है इन्होंने। लोक मध्य से 1 रज्जु नीचे शर्करा प्रभा के अंत में 8 दिशाओं में चौड़ाई 1 सहित 6/7 राजू है। उससे 1 राजू नीचे वालुका प्रभा के अंत में 2 सहित 5/7 राजू। फिर 1 राजू नीचे पंख प्रभा के अंत में 3 सहित 4/7 राजू। फिर 1 राजू नीचे धूम प्रभा के अंत में 4 सहित 3/7 राजू। फिर 1 राजू नीचे तम प्रभा के अंत में 5 सहित 2/7 राजू। फिर 1 राजू नीचे महातम प्रभा के अंत में 6 से 1/7 राजू। फिर 1 राजू नीचे कलकल पृथ्वी के अंत में 7 राजू चौड़ाई है। मैं क्रम से घटती चली जाती है। मध्य नीचे से देखें तो क्रम से मध्य लोक तक घटती चली गई है, और मध्य लोक से यदि नीचे उतरते हैं तो क्रम से थोड़ी थोड़ी बढ़ती चली गई है, क्योंकि मध्य लोक में 1 राजू चौड़ाई थी, वो बढ़ते बढ़ते अधोलोक में 7 राजू हो गई है। तो इस तरह से, इसी तरह अब ऊपर की भी बात कह दी, इसी तरह लोक मध्य से 1 राजू ऊपर 2 से 1/7 राजू, फिर 1 राजू ऊपर 3 से 2/7 राजू, फिर 1 राजू ऊपर 4 से 3/7 राजू, फिर आधे राजू ऊपर जाने पर 5 राजू विस्तार है। फिर आधे राजू ऊपर जाकर के 4 से 3/7 राजू, फिर 1 राजू ऊपर 3 से 2/7 राजू, फिर 1 राजू ऊपर जाकर के 2 से 1/7 राजू, फिर 1 राजू ऊपर लोकांत में 1 राजू विस्तार है। बस यहाँ तक की बात समझ लीजिए आप। ये जितनी भी चर्चा हुई, ये चर्चा है लोक के संदर्भ में। अब ये तो विशेष ज्ञाता थे ना लोक आदि के संदर्भ में। राजवार्तिक ग्रंथ जो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, इस राजवार्तिक ग्रंथ में यदि आप आगे 3रा 4था अध्याय देखेंगे तो बहुत बारीकी से व्याख्याएं किए इन विषयों के संदर्भ में, लोक की चर्चाओं के संदर्भ में। कहाँ पर कितना विस्तार है, कहाँ पर क्या है, कितनी नाप है, लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ जो अपनी चर्चा है, ये तो अभी कहा कि एक सैंपल बतला दिया कि भाई द्वादशांग के अंतर्गत ये लोक की चर्चाएं भी इतनी बारीकी से की गई है। जो व्यक्ति ऐसे इन पूर्वों के ज्ञाता होते हैं, उनको संपूर्ण लोक मानो स्पष्ट दिखाई देने लगता है। क्या संपूर्ण लोक स्पष्ट दिखाई देने लगता है, कौन सी जगह पर कहाँ है, क्या है, कितना विस्तार है, कितनी लंबाई चौड़ाई है, कितनी ऊंचाई है, और कैसा कैलकुलेशन। आप सोचिए, आज हमारे कंप्यूटर का ज़माना है, कैलकुलेटर तो कुछ दम नहीं है। आज के 25 साल पहले कैलकुलेटर का ज़माना था, आज कंप्यूटर का ज़माना है। और हम आपसे पूछते हैं 1000 साल पहले किसका ज़माना था। ये तत्वार्थ राजवार्तिक नामक ग्रंथ जिस समय लिखा गया 1214 वर्ष पहले, आप जरा कल्पना करके देखें उस समय उन आचार्यों की गणित मैथमेटिक्स कितनी परफेक्ट थी।
आज हम यदि उस चीज को निकालना, इनसे सूत्र बन जाते हैं, इनसे व्याख्याएं बनने लगी आगे, किस कैलकुलेशन से इन्होंने नीचे आगे घटने का क्रम बतलाया है और किस तरह से ऊपर ऊपर करके मध्य लोक से ऊपर बढ़ता चला गया ब्रह्म स्वर्ग तक ये लोक। तो ये भी कोई रिद्धिया प्राप्त हुई होगी ना, कोई रिद्धिया प्राप्त हुई होगी तो ज्ञान। नहीं तो रिद्धियां तो क्या कहें अपन, उसको क्षेयोपशम ही है, ज्ञान में दिख जाता है सब, ज्ञान की कला है ये, इसलिए ज्ञान में ये सब बातें स्पष्ट ख्याल में आती है, स्पष्ट झलक जाती है। इस तरह से अपने यहाँ जो आज जो चर्चा की है यह लोक संदर्भ तक की अपन यहाँ चर्चा कर चुके हैं, और मैं आगे की लाइन इसलिए नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ क्योंकि वो विषय बदल रहा है यहाँ से। अभी तक जो हमने लोक के संदर्भ में बात की, ऊर्ध्वलोक, मध्य लोक, अधोलोक, सबकी लंबाई चौड़ाई सबका क्या है, प्रदेशों की चर्चा की है, सबकी नाप आदि की चर्चा की। अभी आगे कुछ प्रदेशों के बाहर निकलने को समुद्घात, और वो 7 प्रकार का है, और समुद्घातों की किस प्रकार की चर्चा है। समुद्घात भी अपने आप में एक जिनागम का बहुत मार्मिक प्रकरण है। अपन इस समुद्घात नामक इस प्रकरण की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कल करेंगे। आपको सुनकर के बड़ा आनंद आएगा और अच्छा लगेगा आप लोगों को कि ये वास्तव में किस प्रकार के समुद्घात होते हैं और कैसी परिस्थितियां बन जाती हैं इन समुद्घात के समय में। अपन आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, ठीक है ना, और कल आगे बढ़ाएंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिए। नहीं है कुछ तो हम जयवाणी जावाणी के ज्ञान थे पूछे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नु सदा देत हूँ लोक, सदा देत हूँ लोक। 9 बार मंत्र।